नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 57 रिगार्डिंग अरेस्ट। क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं अरेस्ट क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो जहां चाहे इंडिया के अंदर वहां जाए। इंडिया से जब बाहर जाना चाहे तो पासपोर्ट लेकर कहीं भी चला जाए, पासपोर्ट और वीजा लेकर कहीं चला जाए। उसकी इस स्वतंत्रता को पर जब रोक लगा दी जाए या उसे रोक दिया जाए तो वो चीज अरेस्ट है। उसके फ्री मूवमेंट को रोक देना अरेस्ट है। हमारे यहाँ अरेस्ट का तरीका बताया गया कि किसी व्यक्ति को छूकर या मुंह से कह के यू आर अंडर अरेस्ट, या उसे कहीं डिटेन कर दे, कहीं डिटेन कर ले, या उसका रास्ता रोक के कह दे आप अरेस्ट हो, मेरी कस्टडी हो। जब कोई पुलिस वाला इस तरीके की बात कहे तो वो चीज अरेस्ट कहलाती है। लेकिन इतनी से ही तो काम नहीं बनता। अरेस्ट के कुछ नियम भी हैं। जो अरेस्ट हो रहा है उसके कुछ राइट्स भी हैं। अगर पुलिस को अरेस्ट की पावर्स है तो जो अरेस्ट हो रहा है उसके भी राइट्स हैं। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सजा कोर्ट देती है, तो कोर्ट ही उसको उसकी स्वतंत्रता का भी राइट देती है। तो उस व्यक्ति के साथ कितना बल इस्तेमाल किया जाए अरेस्ट करते वक्त, किस तरीके से अरेस्ट किया जाए, किन किन केसेस में अरेस्ट किया जाए और क्यों अरेस्ट किया जाए, क्यों ना अरेस्ट किया जाए, इस सारी सारी बातों को बताने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 से प्रोविजन स्टार्ट होते हैं और 59 तक चलते हैं। सेक्शन 35 को यदि हम देखें तो ये कहता है कि प्रत्येक मतलब पुलिस ऑफिशियल, कोई भी पुलिस अधिकारी बड़ी उसके आप, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल थे वर्ड समझने, कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल केस जिनमें 7 साल तक की सजा है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन किन कंडीशन में अरेस्ट कर सकता है ये बड़ा समझने की विषय है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि 7 साल तक की जिसमें अरेस्ट है उसे मत करो अरेस्ट। लेकिन यदि आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है तो कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें अरेस्ट करो। देखो आप अगर पढ़ोगे इसे तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये कह रहा है कि 7 साल से कम की, लेकिन इसकी लैंग्वेज को जब समझेंगे पढ़ने के बाद इस सेक्शन की, तो वो कह रहा है कि 7 साल से कम के केसेस में अगर आप अरेस्ट करते हो तो निम्न कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। निम्न कंडीशन में आप अरेस्ट करो। और वरना 7 साल से ऊपर के केस में तो अरेस्ट करने का आपको फंडामेंटल राइट है ही है, सभी में राइट। लेकिन इन राइट्स को ये बताया कि किन आधार पर करें, क्योंकि जेल भेजना कोई वो नहीं है। किन परिस्थिति में आप जेल भेजें किसी को या अरेस्ट करें, उसकी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करें, वो ये बताता है। तो जरा सुने जरा सा क्या कहता है। सबसे पहले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक की सजा है और उसमें ये शर्तें जो उसमें दिया है और ये पूरी होती हैं तो आप उसे अरेस्ट कर लें। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 7 साल तक की सजा है, नंबर 1 किया, उसके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट आई है, कोई सूचना है पुलिस के पास, या संदेह का कोई आधार है, या विश्वास करने का कारण है कि उसी व्यक्ति ने ये अपराध किया है,
तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन किन परिस्थिति में करती है ये आगे बताया गया है। यदि लगता है कि जिस आदमी ने ऐसा अपराध किया है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है, अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो वो हाथ नहीं लगेगा, हमारे चला जाएगा, तो हमें उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए पुलिस को। अगर ये लगता है पुलिस को कि जिसने ये अपराध किया है तो उसे अपराध से दोबारा रोकने के लिए, निवृत्त करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऐसा ज़रूरी है कि वो अपराध ना करे, तो 7 साल से कम के केस में अरेस्ट कर ले। आपको पुलिस को ये लगता है कि यार अपराध तो इनने कम का ही किया, लेकिन ये एविडेंस को गायब कर देगा। तो एविडेंस की सुरक्षा के लिए या गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, उसके लिए आप ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी नेचर का हो, आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसे मिटा देगा, गायब कर देगा, तब आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो आदमी यदि अरेस्ट नहीं किया गया, तो न्यायालय में नहीं आएगा, अर्थात भाग जाएगा, तब भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इसको राइटिंग में केस डायरी में लिखना होगा। अगर आप सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में 7 साल से कम के सजा में अरेस्ट करते हैं और ये वाली परिस्थितियां हैं, तो आपको ये कंडीशंस अपनी केस डायरी में लेखबद्ध करनी होंगी। साथ साथ यदि आप अरेस्ट नहीं करते हैं, या तो इतना आप अपना अरेस्ट कर लिया इन कंडीशनों के तहत, तो बात ठीक है। लेकिन आप कहते हो नहीं यार, ये तो कंडीशन फुलफिल करता है, ये दोबारा अपराध नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये भागेगा नहीं, ये अपने आप कोर्ट में हाजिर हो जाएगा, तो भी आपको अपनी केस डायरी में ये अरेस्ट ना करने के कारण लिखने चाहिए। देखिए, ये पुलिस वाले के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक डिफेंस वाले के लिए भी, एक एडवोकेट्स के लिए भी। और स्टूडेंट जब होंगे तभी तो पुलिस बनोगे लॉ के, मतलब लॉ से मतलब, तो लॉ का ज्ञान एक जो हमारे स्टूडेंट हैं एलएलबी के, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो दोनों स्थिति में आप इसके अगर इस इन परिस्थिति में अरेस्ट कर रहे हैं 7 साल से कम, तो उसके कारण को लिखेंगे, यदि नहीं कर रहे तो भी उस कारण को लेखबद्ध करेंगे। चैप्टर अभी बहुत लंबा ही है, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है। जल्दी-जल्दी चलेंगे। यदि अगला सेक्शन इसी का, इसके सब सेक्शन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच करके बहुत सारे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल तक का अपराध किया है, अर्थात 7 से अधिक का किया है, और आपको विश्वसनीय सूचना मिलती है पुलिस को कि इसने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा जो है 7 साल से ऊपर की है, या इसकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, या ऐसा विश्वास करने का कारण है, दंडेन कॉग्निजेनो, तो आप कर ही सकते हो, तब तो पुलिस की वैसी पावर है। लेकिन यदि वो वाला परिस्थिति है जो मैंने बताई अभी पहले वाली, तो उसमें आपको ये कंडीशन 7 साल से कम वाली में वो कंडीशन होनी चाहिए, और जिसमें 7 साल से उसमें तो आप कर ही लेंगे, उसकी तो आपकी पावर्स है। कोई आदमी जिसको गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना रखा है, उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जहां भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा। कोई भी पुलिस ऑफिशियल, क्या कोई भी प्राइवेट आदमी भी अरेस्ट कर सकता है उसको।
वो आगे बताऊंगा। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को आप कभी भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, या जिसके खिलाफ वारंट है उसे भी अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति के कब्जे में चोरी की संपत्ति है, उस व्यक्ति को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जब पुलिस अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है और पुलिस के कार्य में बाधा डालता है ड्यूटी में, या किसी मुलजिम को कस्टडी में से भगाना चाहता है, या जिसे पुलिस ने पकड़ा उसे छुड़ा रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस जब चाहे तब अरेस्ट कर सकती है। कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया लेकिन सेना से भाग गया, सेना से भगौड़ा हो गया, या लड़ाई के मैदान से भाग गया, ऐसे भगौड़े को भी, सैनिक भगौड़ा, ऐसे को भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध इंडिया से बाहर किया है और वो व्यक्ति इंडिया में पाया जाता है, लेकिन उसका अपराध ऐसा ही है कि अगर वो इंडिया में किया होता तो भी अपराध होता, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। यदि किसी व्यक्ति को, एक नियम है कि बहुत से लोगों की सजा को जो है कोर्ट क्षमा देके, राष्ट्रपति या गवर्नर साहब सजा देके छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई कन्विक्ट या सिद्ध दोष जहां पे उसे रहना चाहिए, जहां पे उसने लास्ट पता दिया है कि भाई मैं वहां रहता हूं, और लेकिन वो उस पते को जानबूझ के बदल देता है, धोखाधड़ी करके गायब हो जाता है वहां से, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस जब चाहे, जहां चाहे, जब मिले अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को कोई ये सूचना मिली हो कि भाई इस आदमी ने अपराध किया है और दूसरे थाने वालों ने उसे कहा है कि साहब आपके जुरिडिक्शन में, आपके थाने के इलाके में ये फलाना मुलजिम रहता है और ये हमारे केस में वांटेड है, आप इसे अरेस्ट कर लो, तो उसकी रिक्वेस्ट पर भी, दूसरे थाने के एसएचओ के रिक्वेस्ट पर भी ऐसा व्यक्ति अरेस्ट किया जा सकता है। इसका ये तो था 35 का सेक्शन 1, सेक्शन 35 का सेक्शन 1 था, जिसने इतनी सारी बातें बताई कि 7 साल से कम के अपराधों में किन परिस्थितियां हैं, 7 साल से ज्यादा के में कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं, 7 साल के ज्यादा में तो कर ही सकते हैं, और बाकी क्या केसेस हैं। सॉरी, जब अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये तो रही ये परिस्थितियां कि जिन्हें अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। थोड़ा सा भी और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं, अभी तो 13 मिनट हुए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई अरेस्ट नहीं की जाएगी। नॉन कॉग्निजेबल केस में कोई, देखिए नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल आपको तभी पता लगेंगे जब आपने प्रीवियस वीडियो सुन रखी है। अगर आप ये वाली वीडियो सुन के ही ये सोचें कि आपको पता लग जाए कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि जब वीडियो की सीरीज है तो वीडियो में एक बार जो बता दिया जाएगा बेर बेर बताना शायद इम्पॉसिबल है। तो जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं उनमें जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगी, चाहे उनमें सजा कुछ भी हो। अगर सजा 7 साल या 10 साल भी दे रखी है तो भी नॉन कॉग्निजेबल केस में नहीं करेगी पुलिस अरेस्ट, जब तक कि वो कोर्ट से वारंट ना ले ले, या कोर्ट ने वारंट निकाल ना रखा हो उसका, तब उसको अरेस्ट कर सकती है, ये उसको पावर देती है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? एक दो बार वीडियो देखना, पता लग जाएगा, और सुनो, नहीं तो किताब को देखना, किताब को देखने से भी आपको ये सारी बातें पता लग जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसको सब। अब यह है, एक साइटेशन आई थी स्टेट वर्सेस अरनेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह डिसाइड किया कि जिन केसेस में 7 साल से कम की सजा है या 7 साल तक की सजा है,
उन केसेस में पुलिस अरेस्ट ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर अरेस्ट करे तो अरेस्ट के कारण को लिखबद्ध करे और मजिस्ट्रेट को बताए। उसको तो बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि नया लॉ आ गया, पहले वो साइटेशन दी थी, लेकिन अब नया लॉ आ गया। अब उस साइटेशन की क्या स्थिति रहेगी? वो सेक्शन 41 था, पहले ये 35 की जगह सेक्शन 41 था जिसमें अरेस्ट की पावर्स पुलिस की थी, लेकिन 41 का नोटिस जाने लगा था 7 साल से कम के केसेस में पुलिस को देना था। लेकिन इन केसेस में जहां 7 साल से कम की सजा है और पुलिस को लगता है कि इन केस में अरेस्ट नहीं करना है, अरेस्ट नहीं बनती है, तो सेक्शन 35 की धारा 3, सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को यह पावर है कि मुलजिम को अरेस्ट नहीं करना चाहती तो एक नोटिस दे, उस नोटिस में अपनी कंडीशंस तय करे, पुलिस उससे क्या पूछना चाहती है, क्या जानना चाहती है, ये सारी बातें लिख के, नोटिस का मतलब सब कुछ बातें खुली होनी चाहिए, क्या क्या आप उस मुलजिम से कंडीशंस आशाई करते हो। जैसे आप नोटिस में लिखे हैं कि भाई आप धमकी नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, वो नहीं दोगे, जो बातें इसमें बताई हैं वो सारी बातें लिखो तो नोटिस हो, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं देता, नोटिस तो एक ड्रामा हो गया है। लेकिन कानून ये कहता है, जरा मैं इस सेक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़िए क्योंकि इसमें बड़ी बेईमानी होती है, इसमें लोग बड़ा मिसयूज करते हैं सेक्शंस का। द पुलिस ऑफिसर सेल in all cases where the arrest of a person is not required under subsection first issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। आगे बढ़ता हूं, इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है? Where such notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। देखिए लेजिस्लेचर ने यहां लिखा टर्म्स ऑफ नोटिस, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिशियल हु इज इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 regarding the terms and conditions of notice। He should explain the terms and condition, but क्या है, कोई लिखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, टूल्स बनाता है रिकवरी का। लेजिस्लेचर की इंटेंशन कितनी साफ है, लेजिस्लेचर चाहता है कि हॉनेस्टी से काम हो, लेकिन क्या है, कुछ जो भ्रष्ट लोग हैं इस सेक्शन का मिसयूज करते हैं और वो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखते वो। तो मेरा कहना का मारूजा ये है कि देखिए, अगर आप पुलिस भी हैं तो आप इस सेक्शन को समझें और निष्पक्ष होकर काम करें, क्योंकि पब्लिक आपसे विश्वास करती है और आपको ये इतनी ज्यादा इन्फिनाइट ड्यूटीज जो दी हैं पब्लिक गवर्नमेंट ने, वो इसलिए दी है कि आप निष्पक्षता से काम करें, नोटिस दें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करें, उससे आप क्या चाहते हैं, उससे क्या एविडेंस मांगना चाहते हैं, वो सारी की सारी उसे बताएं कि वो लाए। ये नहीं कि सिर्फ बुलाने के लिए, अब बुला के बैठाल के माल बरामद, माल इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये आपको जो पावर्स दी हैं कोर्ट ने, मतलब लेजिस्लेचर ने, वो इसलिए दी है। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, persons to comply with the terms of notice। तो टर्म्स ऑफ नोटिस इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। चलिए आगे चलते हैं, इतना टाइम खराब नहीं रोकेंगे हम, आगे चलेंगे, जो करना है ये। लेकिन ये आप डिफेंस काउंसिल है तो आप कभी भी इस नोटिस को, अगर आपका क्लाइंट को पहले ये नोटिस दिया जाता है फिर उसके बाद अरेस्ट डाल दी जाती है, तो आप पुलिस से इस बात पर क्वेश्चंस कर सकते हैं कि पहले आपने नोटिस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं लिखी, जबकि ये लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए यहां जो वर्ड यूज किया सेल लिखा है, तो दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या? दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन लॉ। कैसे क्या? वेयर सच नोटिस इज इशूड, या तो आप नोटिस इशू मत करो, अरेस्ट ही कर लो।
अगर आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट नहीं कर रहे आप और आप नोटिस इश्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं लग रही या कारण नहीं लग रहा। जो 6-7 कारण पहले बताए गए वो कारण नहीं है कोई भी। तब आप कहते हैं इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ द नोटिस, अर्थात वो टर्म्स ऑफ नोटिस की जारी करे। लेकिन अगर इस सेक्शन को 3 को खुद को पहले देखो तो पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां भी ये सेल वर्ड यूज करता है। अर्थात जैसे ही आप नोटिस देते हो, अर्थात आप उसे अरेस्ट करना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे तो कंडीशन लिखो इसमें सारी। कंडीशन क्या है, आपको क्या एविडेंस चाहिए, क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हैं, उसको लगा के भेजिए। लेकिन नहीं कि आप आ जाइए थाने में बैठ जाइए, अगर नहीं, दिस इज नॉट नोटिस। तो इस नोटिस के लिए आप एक डिफेक्ट, पुलिस के लिए तो जरूरी है कि सारी ग्राउंड लिखे जो मैं बता रहा हूं, और उसके लिए जरूरी है अगर पुलिस ग्राउंड नहीं लिखती तो मिसयूज ऑफ पावर्स गिवन बाय द लेजिस्लेचर, मिसयूज ऑफ पावर है, नोटिस नहीं है वो, तो बकवास है, कूड़ा है, उसमें होना चाहिए सब कुछ। ये हाइड एंड सेक का गेम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है ये। आपको इन्फिनाइट पावर दी है, आपको दूसरे के सिर पर बैठा ला गया है, सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसे पूरा नहीं करेंगे। तो यदि आप एक डिफेंस काउंसिल है तो आपका कर्तव्य है कि आप उस पर क्वेश्चनिंग करें, उसे घेरा है आईओ को, ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिशियल को घेरा कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति पालन करता है उस नोटिस में दी गई टर्म्स एंड कंडीशन का, आता है जाता है, जब बुलाया जाता आता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन यदि नोटिस देने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको वो कारण अपनी केस डायरी में लिखने पड़ेंगे और मजिस्ट्रेट साहब को बताने भी पड़ेंगे। आगे चलते हैं। तो ये तो यही है कि नोटिस की कंप्लायंस करेगा, जो नोटिस वो जब भी कहेगी तो आएगा जाएगा। लेकिन ये अब थोड़ा सा आ जाए, अगर किसी केस में 3 साल तक की सजा है, इसका 7वां प्रोविजन है, इसका सबसेक्शन 7 भी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी केस में 3 साल की सजा है, उस केस में आप निम्न आदमियों को, या जो मैं बताने जा रहा हूं उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, और करेंगे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की अनुमति लेंगे, अप्रूवल लेंगे। जिन केसेस में 3 साल तक की सजा है, उन केसेस में आप, जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें अरेस्ट करने से पहले डिप्टी कमिश्नर की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेंगे। कौन कौन है जनाब वो? बीमार व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे आप, 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, उसे अरेस्ट नहीं करेंगे आप। कोई व्यक्ति तो इन 2 व्यक्तियों को आप जो है अरेस्ट नहीं करेंगे, बीमार को और इनको। अगर करेंगे 3 साल से कम की सजा में, तो आपको पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सूचित परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थे अरेस्ट के कुछ नियम, ये थे कुछ नियम। बहुत लंबा चैप्टर है ये, 1-2 यूनिट में खत्म नहीं होने लेक्चर में, टाइम लेगा ये थोड़ा सा 1 मिनट का विश्राम करते हैं। मैं ना तो ये कहूंगा कि मेरा वीडियो शेयर करो किसी को या कुछ करो, ना मैं अपील करूं, इसलिए क्योंकि वीडियो बना के पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं।
मैं तो रिटायर हूँ, तनख्वाह सरकार तनख्वाह देती है, मुझे आदत पड़ी हुई है काम करने की, इसलिए सोचा कुछ नहीं वीडियो बना के डालूं, जनता को तो फायदा होगा ही होगा, किसी के काम आ जाएगा ये वीडियो, पुलिस ऑफिशियल के काम आ जाए या स्टूडेंट के काम आ जाए, ये उद्देश्य बनाई जा रही है। तो थोड़ा सा और ले लेते हैं, बस अभी 5-1 मिनट है, जरा सा और देखते हैं क्या करते हैं। सेक्शन 36 ये बताता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अरेस्ट। क्या आपका प्रोसीजर है और क्या आपका ड्यूटीज है। सबसे पहले जो व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है, वर्दी पहने होना चाहिए, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए। लेकिन क्राइम एक टीम ऐसी है, क्राइम की टीम में वर्दी जरूरी नहीं होती, लेकिन नाम पता का, आइडेंटिटी का कोई प्रूफ होना चाहिए, जो ये लॉ कहता है। जैसे आप अरेस्ट करेंगे तो उसकी जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएंगे और जिस पर 2 व्यक्तियों के दस्तखत कराएंगे, वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं, अगर पब्लिक के हो तो ज्यादा अच्छा है। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे उस मीमो पर, मेमोरेंडम पर उसके भी दस्तखत कराएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट से मतलब यह है अरेस्ट मीमो बनाने का। अगर आप अरेस्ट मीमो बनाते हो, ऐसी कोई अरेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको कम से कम एक तो वर्दी पे यूनिफॉर्म पहनी हो और उसके बाद में आपने जो है ये नेम प्लेट लगी हो आपके बाकायदा, और उसकी मीमो बनाएं, अरेस्ट मीमो बनाएं और उस पर 2 आदमियों के दस्तखत कराएं। अगर 2 आदमियों के दस्तखत कराते हैं तो ज्यादा बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज गलत है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जरूरी है। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं, या आपकी कर्तव्य है पुलिस का कि उसके रिश्तेदार, नातेदार या किसी को बता दो कि भैया हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं, इसे ले जा रहे हैं, क्योंकि ये उसका राइट है। हर आदमी से अटैचमेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, बदमाश है, जिसके लिए होगा बदमाश है, अपने माँ बापों के लिए, अपनी बहन के लिए तो नहीं बदमाश ना। तो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके घर वालों को आप बताएं। अगर किसी के बच्चे को आप ले जा रहे हैं पकड़ के, तो पुलिस का एक कर्तव्य है कि उसके घर वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को ये बताएं कि कहाँ ले जा रहे हैं आप। तो दीज आर द ड्यूटी of the police officials who is making arrest in this section, in these sections कहता हूं। आगे चलें। सेक्शन 38 कहता है यदि आपने ऐसा व्यक्ति पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उसे आप ले आए, तो वो व्यक्ति अपना वकील साथ में रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन थ्रो आउट नहीं। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के, 25 मिनट के लिए उसे पुलिस के थाने में भी है तो भी आप उसे अलाउ करोगे। मैं सेक्शन को पढ़ देता हूं। राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन एक्चुअली थाने में ही होता है। पूछताछ थाने में तो करती है पुलिस, ले जाकर सड़क पे कौन सी पुलिस कर रही है आज तक। When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। पूरे इन्वेस्टिगेशन में नहीं, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो मुलजिम से मिल सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन नॉट 24 घंटा। तो इतना पुलिस को के ऊपर भी सरकार ने, लेजिस्लेचर ने, देखिए हमारा काम क्या है। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हो तो आपको भी ये देखना चाहिए कि क्या तो मुलजिम के राइट्स है और क्या पुलिस के राइट्स है। अगर हम पुलिस के राइट कंट्रोल करेंगे तो सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। अगर पुलिस का शिकंजा ज्यादा कसेंगे तो क्राइम बढ़ जाएगा, और क्राइम को नहीं रोकेंगे, अच्छा, और मुलजिम के लिए केयर नहीं करेंगे, मुलजिम की चिंता नहीं करेंगे, मुलजिम के मतलब राइट्स की चिंता नहीं करेंगे, तो पुलिस एरोगेंट हो जाएगी। तो एक जुडिशियल ऑफिसर का काम है कि वो दोनों को बैलेंस करके चले। तो ठीक है सर, यहां ये जो है, अब हमारा ये वाला भी हो गया कि भाई अपने
बहुत लंबा है, अभी तो काफी है। तो यहीं पर मैं इसको सेक्शन 38 पे रोकता हूं। 38 तक करके मैं आपको रोक देता हूं, और 38 के बाद में फिर 38 ये है, अपने एडवोकेट्स को बुला सकता है वो, जब वो पुलिस पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अब यहां तक हमने ये आपको नियम बताए, और अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कल आपको बाकी के अरेस्ट के क्या नियम है, अरेस्ट कैसे होगी, कहाँ होगी, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके अरेस्ट के क्या प्रोविजंस हैं, क्योंकि कई बार फोर्स जो है इधर उधर जाती है, इंडिया के कहीं भी जहाँ पे कोई गतिविधि हो रही है वहां गोली चला देती है, लोग मर जाते हैं, तो उनके अरेस्ट के क्या नियम हैं, वो भी जरूरी है ना। ये लेक्चर सिर्फ वकील एडवोकेट्स लड़कों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी, जो पुलिस वाले हैं। कोई मान लो किसी फौजी को अरेस्ट कर लें, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स को अरेस्ट कर लें, तो हो गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब भी बताने के लिए थोड़ा सा अभी मेरे लिए काफी है मटेरियल जो तैयार करा हुआ। आगे देखेंगे इसको कल। नमस्कार, जय हिंद।